स्पेक्ट्रम। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों की मराठा विजय, 3 लड़ाई हुई और ये 3 लड़ाई आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों लड़ाई ने मराठा को पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया और मराठा शक्ति पूरी तरीके से छीन हुई और अंग्रेज़ का जो है विस्तार हुआ। तो अब हम देखेंगे, इससे पहले मराठा मैसूर को कंट्रोल कर चुका था। इससे भी पहले मराठा बंगाल को अंग्रेज़ जो है मैसूर को कंट्रोल कर चुका था। इससे भी पहले जो है बंगाल को पूरी तरीके से जो है अपने कंट्रोल में कर चुका था। अब ये 3 स्टेट अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। अब चौथा है सिंध। अब सिंध कैसे जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। तो एक के बाद एक आप देख रहे हो कि स्टेट जो है अंग्रेज़ों के जो है प्रभुत्व के अंदर जो है आता चला जा रहा है। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 19वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेज़ों ने सिंध में रुचि लेना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि मुग़ल शासक 1630 में जारी फरमान के अंतर्गत कुछ व्यापारिक सुविधाओं से संबंधित जो है अंग्रेज़ों को पहले से कुछ अधिकार प्राप्त थे। तो वो फरमान जो था, जो मुग़ल के द्वारा दिया गया था, जो सिंध के रिलेटेड फरमान ने अंग्रेज़ों को सिंध के पत्तनों में ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए जिन्हें वे कहीं और भी प्रयोग भी कर सकते थे। तालपुरा अमीरों का उदय। 18वीं शताब्दी में तालपुरा के अमीरों के शासन से पूर्व सिंध पर कालोरा के सरदारों का शासन था। 1758 में कालोरा के राजकुमार गुलाम शाह प्रदत्त परवाना के कारण थट्टा में एक अंग्रेजी फैक्ट्री का निर्माण किया और 1761 में गुलाम शाह ने अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट के आने पर न केवल पूर्व की संधि की पुष्टि किया, अपितु वहाँ पर व्यापार कर रहे अन्य यूरोपियों को भी जो है बाहर कर दिया। अंग्रेज़ों को ही केवल अंदर लेने दिया व्यापार करने के लिए। इसका लाभ अंग्रेज़ों द्वारा 1775 तक उठाया गया, जब शासक सरफराज खान ने अंग्रेज़ों को फैक्ट्री बंद करने को कहा। 1770 के दशक में बलोच जनजाति, जिसे तालपुरा कहा गया, पहाड़ों पर से उत्तर कर सिंध के मैदानी क्षेत्र में बस गए और वे उत्कृष्ट सिपाही होने के साथ साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं से भी जो है अभ्यस्त थे। उन्होंने जल्द ही नवीन क्षेत्र में प्रभाव और शक्ति हासिल कर ली और 1783 में तालपुरा जनजाति ने मीर फ़तेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया। कालोरा राजकुमार को देश निकाल दे दिया गया और तत्कालीन दुर्रानी राजतंत्र ने मीर फ़तेह खान के अधिकारी की पुष्टि की और आदेश दिया कि मीर फ़तेह खान अपने भाइयों मीर बंधु, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 4 यार के नाम से जाना जाता था, साथ देश को चलाए। जब 1800 ईस्वी में मीर फ़तेह की मृत्यु हुई, 4 यार ने आपस में राज को बांट लिया और स्वयं को अमीर या सिंध का लॉर्ड कहा। इन अमीरों ने अपने पर्वतवाधीन क्षेत्र को भी जो है दिशाओं में बढ़ाया और देख रहे हो, मतलब सिंध के ऊपर जिसका प्रभाव पहले था उसके विषय में जो है हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अमरकोट के राजा जोधपुर, लोज के मुखिया से कराची और अफगानों से भी जो है शौकरपुर तथा बक्कर को विजित किया। सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व। 18वीं शताब्दी के लास्ट में एक साझा विचार था कि नेपोलियन जो है टीपू सुल्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन 1799 में सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुधारने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के पीछे का छिपा हुआ उद्देश्य फ्रांसीसियों, टीपू सुल्तान और काबुल के राजा शाहजहां के बीच संधि का सामना करना था। फ़तेह अली खान के बीच बातचीत जारी रखा गया। टीपू सुल्तान के परावधीन और स्थानीय व्यापारियों की ईर्ष्या के कारण हैदराबाद सिंध के ब्रिटिश विरोधी दल की मदद से अमीर ने अक्टूबर 1800 में अंग्रेज मान को सहन करे। बड़े होशियार थे ये लोग। शाश्वत मित्रता की संधि। जून 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलासित की संधि में नेपोलियन बोनापार्टे शामिल हुए। इस संधि की एक शर्त थी कि सड़क या भूभाग से भारत में संयुक्त हमला करना। अब अंग्रेज ब्रिटिश भारत जो है रूस के बीच बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में संधि को आगे बढ़ाने किंगस्टन से काबुल को और मेलकॉम को तेहरान भेजा गया। निकोलस स्मिथ ने सिंध का दौरा किया, जो सूक्ष्म और सामरिक प्रबंध करने के लिए अमीरों से मिला। बातचीत की पश्चात अमीर अंग्रेजों के शासन करने में सहमत हुए। शाश्वत मित्रता की संधि करने के पश्चात दोनों पक्ष सिंध के फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हुए और 1818 में मराठा राजसंघ की अंतिम हार के पश्चात कराची की तरफ से कुछ सीमा विवादों का समाधान करने और अमेरिकियों को बाहर करने के लिए वर्ष 1820 में संधि में एक अनुच्छेद जोड़कर इसे नवीनीकृत किया गया। 1832 की संधि क्या थी? अंग्रेज व्यापारियों और यात्रियों को सिंध से गुजरने की निःशुल्क अनुमति होगी और व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध नहीं बसेगा और यात्रियों के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। देख रहे हो कैसे अंग्रेज अपना जो है चालबाजियाँ यहाँ पर चल रहा है। प्रशुल्क दरें अमीरों द्वारा परिवर्तन की जा सकेगी और किसी प्रकार की सैन्य अभियानों को जो है टोल की मांग नहीं की जाएगी। कच्छ के लुटेरों को नियंत्रण करने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ जो है मिलकर कार्य करेंगे। अब पुरानी संधियों की पुष्टि की गई और सभी पक्ष एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध। लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 में गवर्नर जनरल बना और भारत को रूस के आक्रमण से बचाने और अफगान पर
प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में सिंध की ओर देखा और इस संदर्भ में पंजाब में रंजीत सिंह जो है इस दबाव या बल के प्रतिकार करने में पर्याप्त रूप से सक्षम। सेना राजधानी में अमीरों के खर्च पर रखी जाएगी और वैकल्पिक रूप से अंग्रेजों के बदले में उचित रियायतें दी जाएगी। अमीरों ने प्रारंभिक तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में 1838 में अनिश्चित रूप से संधि करने को सहमत हुए और जब उन्हें इस बात का संकेत दिया गया कि दूसरे और रंजीत सिंह इस प्रकार की मदद ले सकते हैं, संधि ने अंग्रेज को अमीर और सिखों के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की और ब्रिटिश रेजिडेंट की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया। अंग्रेज सैन्य टुकड़ी से सुसज्जित भी कहा जा सकता था। इस प्रकार सिंध 1838 में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। फिर 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई। अफगान समस्या को संबोधित करने के लिए संबोधित करने के लिए जैसा कि लिया और प्रथम उन्होंने जून 1838 में राजा रंजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर जो है सिग्नेचर कराने के लिए मना लिया और अपने अमीरों और मध्य विवादों में अंग्रेज को मध्यस्थता कराने पर सहमत हुए। तब शासक सात शुजा को सिंध पर आक्रमण प्रभु सत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने के लिए राजी किया। सिंध ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। 1839 में सहायक संधि आप जान ही रहोगे क्या है। सहायक संधि जो भी अंग्रेजों के साथ किया वो पूरी तरीके से अपने पूरे अधिकार को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। कंपनी ने अमीरों को उन्हें धन देने के लिए मनाया, बात किया। 1832 की संधि उससे अनुच्छेद के उन्मूलन के लिए भी सहमत किया जो स्थल मार्ग जलमार्ग द्वारा सिंध में अंग्रेज सैनिकों के आवागमन को निषेध करता था। BL ग्रोवर के लिखते हैं कि महाशक्तियों के भय से अमीरों ने फरवरी 1839 को संधि स्वीकार कर ली और इसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और पक्कर में जगह दी गई और सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी की सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपये अदा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अमीरों को कंपनी के संज्ञान में लाए बिना किसी करने को जो है समझौता करने को प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेजों को कंपनी की सैनिक आपूर्ति हेतु अमीरों द्वारा राज्य में भंडारण कक्ष प्रदान किया गया। सिंध का आत्मसमर्पण। पहली लड़ाई हुई आंग्ल अफगान युद्ध। हालांकि सिंध के अंतर्गत उन्हें क्षेत्र अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान करने को कहा गया। उनकी सेवाओं के लिए ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही प्रशंसा की गई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनमें से द्वेष और अलगाव की भावना का संचार किया। अमीर अंग्रेज और एनबर्ग के विरुद्ध षड्यंत्रकारी और धोखेबाजी गतिविधियों से लिप्त हो गए। नवीन संधि करने के लिए आउटरम को सिंध भेजा गया। इस संधि के अंतर्गत अमीरों के अतीत में संधि का उल्लंघन करने के एवज में अपने महत्वपूर्ण प्रांतों को अंग्रेजों को सौंपने, सिंधु नदी में चलने वाली कंपनी के स्टीमर्स को ईंधन आपूर्ति करने और सिक्के छापने बंद करने की शर्तें आरोपित की गई और इससे आगे उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने विद्रोह कर दिया तो उनके विरुद्ध जो है लड़ाई शुरू हो गई। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया।